हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, ये GS2 लेक्चर सीरीज का 27th नंबर लेक्चर है। आज हम लोग नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में पढ़ने वाले हैं। फ्रेंड्स, एनजीओ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन अक्सर GS2 में मेंस में पूछ लिए जाते हैं। तो आप लोगों को ये लेक्चर पूरे मेंस पर्सपेक्टिव से मैं पढ़ाने वाला हूँ, और इसको पढ़ने के बाद आपको सारे जितने भी मेन पॉइंट्स होते हैं जो आपको पढ़ने चाहिए, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो सीरीज आपको अच्छा लग रहा है तो इसको शेयर करना मत भूलिएगा। लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। फ्रेंड्स, आशा है कि आपने इससे पहले के सारे वीडियोस देख लिए हैं, उसके नोट्स भी बना लिए होंगे। तो फ्रेंड्स, आइए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। तो नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, एनजीओ, देखिए सबसे पहले समझिए कि एनजीओ होता है। एनजीओ के डेफिनेशन जो है, बहुत सारे डेफिनेशन है, मार्केट में आपको हर तरह के डेफिनेशन मिलेंगे, लेकिन जो सबसे बेस्ट है, जो एग्जाम में आपको लिखना चाहिए, रिकमेंड जो मैं करता हूँ एक्चुअली, टीचर्स लोग भी कहते हैं कि जो वर्ल्ड बैंक का जो डेफिनेशन है एनजीओ का, वो सबसे अच्छा है, और उसी को आप, मैं तो कहूँगा इसको रट्टा मार लीजिए, मगअप कर लीजिए, ठीक है। ये आपको एनजीओ का डेफिनेशन जो है वो सबसे बेस्ट है। इसी इसी को आप लिखिएगा। देखिए क्या लिखता हूँ कि एनजीओज रेफर्स टू नॉन प्रॉफिट organizations that pursue activities to relieve suffering, promote the interest of the poor, protect the environment, provide basic social services और undertake community development। क्या हुआ मतलब कि एनजीओ जो है वो नॉन फॉर प्रॉफिट, देखो सबसे इसमें देखो सब उसका जो कैरेक्टरिस्टिक है ना, सब डिराइव कर दिया हुआ है, यहाँ पे बता दिया हुआ क्या क्या नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होता है, ठीक है, पहली चीज। दूसरा है कि ये सफरिंग को रिलीव करता है, किसी की समस्या उसको कम करता है, ठीक है। पुअर लोगों के इंटरेस्ट को प्रमोट करता है ना। इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करता है। बेसिक जो सोशल सर्विस है वो प्रोवाइड करता है, और साथ में ही कम्युनिटी डेवलपमेंट भी करता है। तो ये डेफिनेशन आप लिख लीजिएगा। वीडियो पॉज करके नोट्स बनाते चलिए, जो जो मैंने लिखा है आप भी लिखते चलिए, नोट तैयार होता जाएगा, ठीक है। चलिए, तो एनजीओ का डेफिनेशन समझ में आ गया होगा, ये वर्ल्ड बैंक का डेफिनेशन है, इसको याद कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, एक आता है कि व्हाट आर द क्राइटेरिया ऑफ एनजीओ। एनजीओ अगर बनना है, एनजीओ अगर कोई होगा तो उसमें क्या क्या चीज उसका विशेषता हो। जैसे मैंने कैरेक्टरिस्टिक बोला वर्ल्ड बैंक के डेफिनेशन के हिसाब से, तो वैसा ही कुछ क्राइटेरिया है। पहला ये है कि ये चीज तो होना ही चाहिए, मतलब जैसे नॉन नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन में ये पहला नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होता है, जो प्रॉफिट के लिए काम नहीं करता है, नॉन प्रॉफिट, ठीक है। दूसरा, ये पब्लिक पर्पज से बनाया जाता है, प्राइवेट पर्पज से नहीं बनाया जाता है, ठीक है, पब्लिक पर्पज से, लोगों की भलाई के लिए, ठीक है। सेल्फ गवर्न होता है, इसको किसी के अंडर नहीं होता ये, ठीक है। जो भी संस्था बनाई जाती है किसी सरकार के अंदर नहीं होगी, वो किसी इंडिविजुअल जो है वो उसको गवर्न करेगा उसको, और उसके हिसाब से वो वहाँ पे जो है वो सारा व्यवस्था रन होगा, ठीक है। और क्या होगा, नॉन स्टेट होगा, नॉन पॉलिटिकल होगा, ठीक है। ये चार चीज जो है इसका क्राइटेरिया है, नॉन प्रॉफिट, नॉन स्टेट, नॉन पॉलिटिकल, सेल्फ गवर्न और पब्लिक पर्पस, ठीक है। ये चार चीज को आप समझ के रखिएगा, ये चार चीज होना चाहिए अगर एक एनजीओ, किसी भी चीज को एनजीओ का दर्जा देना है, तो ये चार चीज का होना वहां पे जरूरी है, ठीक है। चलिए देखिए, एक फैक्ट ये है कि भारत में लगभग 3.4 मिलियन, ठीक है, 3.4 मिलियन जो है एनजीओ रजिस्टर्ड है। 3.4 मिलियन प्लस है ये, ठीक है, 3.4 मिलियन से ज्यादा एनजीओ रजिस्टर्ड है। नॉन रजिस्टर्ड भी होंगे तब तो बहुत ज्यादा संख्या हो जाएगी, लेकिन जो रजिस्टर्ड है वो है 3.4 मिलियन, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। आगे जो स्लाइड है वो कहता है कि व्हाट आर द डिफरेंट इंपॉर्टेंस ऑफ एनजीओ। देखिए, एनजीओ का इंपॉर्टेंस क्या है। पहला इंपॉर्टेंस है कि इट ब्रिजेस द गैप बिटवीन गवर्नमेंट एंड पब्लिक। गवर्नमेंट और पब्लिक के बीच में दूरी को कम करता है ये, ठीक है। जो भी गैप है उसको कम करता है, मतलब कुछ काम है जो गवर्नमेंट को करना चाहिए बट गवर्नमेंट कर नहीं पा रही है, तो उसको एनजीओ कर देगी, तो उससे क्या होगा, पब्लिक को जो चीज चाहिए था वो मिल गया, मतलब गवर्नमेंट से उसकी दूरी क्या हो गई, कम हो गई। समझ रहे हैं इस चीज को। आया बात समझ में, बढ़िया। आगे अगला टॉपिक देखिए, अगला पॉइंट देखिए, कहता है इट ब्रिंग्स अप इश्यूज इन फ्रंट ऑफ द गवर्नमेंट। कुछ ऐसे इश्यूज हैं जो गवर्नमेंट को पता नहीं चलती है, तो एनजीओ उसको क्या करते हैं,
प्रकाश में लेके आती है, लाइट में लेके आती है, ठीक है। इट फोकस ऑन एडवोकेसी एंड रिसर्च ओवर द टॉपिक, मतलब उस कोई टॉपिक है ऐसा जो बहुत जरूरी है जिसको एड्रेस करना, लेकिन सरकार को पता नहीं चल पा रहा है, तो एनजीओ क्या करती है, उसके ऊपर रिसर्च करती है, उसकी एडवोकेसी करती है, यानी उसको प्रमोट करती है, उसके उसके बारे में जो है क्या कहते हैं, उसके उसके पीछे खोज वगैरह करती है, ठीक है। उसको, तो इससे क्या होता है कि जो भी इश्यूज हैं वो सरकार के सामने आते हैं और सरकार फिर उसको आगे उसका निवारण, जो उसका भी जो समाधान है वो करती है, ठीक है। अगला जो पॉइंट है वो कहता है इट प्रोवाइड्स फीडबैक ऑन द गवर्नमेंट पॉलिसी, कुछ ऐसे पॉलिसी हैं जो गवर्नमेंट ने बनाए हैं उसके ऊपर फीडबैक भी देने का काम करती है कुछ एनजीओ, ठीक है। तो ये फीडबैक भी प्रोवाइड करती है। वीडियो पॉज करके आप लिखते चलिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इट प्रोवाइड्स द सर्विसेज वेयर गवर्नमेंट इज अनेबल टू रीच, अच्छा कुछ ऐसे एरिया हैं जहाँ पे गवर्नमेंट जो है पहुंच नहीं पाती है, कुछ ऐसे सर्विसेज हैं जो गवर्नमेंट दे नहीं पाती है, तो उस केस में जो है ये वैसी सर्विसेज उस एरिया में जहाँ गवर्नमेंट नहीं पहुंच पाती है वहाँ प्रोवाइड करने का काम करती है। इसका एग्जांपल के लिए मैंने लिखा है सर्च एनजीओ। देखिए सर्च एनजीओ है जिसको अभय बंग जी ने चलाने का काम किया, उसको रन करते हैं अभय बंग जी इसको, ठीक है। ये एक्टिव है कहाँ पे, गढ़चिरौली महाराष्ट्र में, गढ़चिरौली में महाराष्ट्र में ये एक्टिव है। एक केस स्टडी के रूप में अगर हम इसको देखें तो ये कैसे लिख सकते हैं, आप इसको ना एक शॉर्ट में लिख लीजिएगा केस स्टडी के रूप में, कि इसका आप इथिक्स में भी यूज कर सकते हैं। तो जैसे अभय बंग जी का जो सर्च एनजीओ है, देखिए इन्होंने क्या किया, होम बेस्ड नियोनेटल केयर शुरू किया। होम बेस्ड नियोनेटल केयर का मतलब क्या होता है, जो छोटे बच्चे होते हैं शिशु, है ना, 0 से 5 साल के बीच वाले, तो उनमें क्या होता है कि होम बेस आपको सुविधा दिया जाता है। होम बेस मतलब घर पर ही उनको केयर किया जाता है, नियोनेटल केयर, ठीक है। तो ये होम बेस्ड नियोनेटल केयर का जो है स्टार्ट इन्होंने किया, अभय बंग जी ने सर्च एनजीओ के माध्यम से किया। तो उन्होंने एक स्टैंडर्ड ऑफ क्या कहते हैं उसको, प्रोसीजर, स्टैंडर्ड ऑफ प्रोसीजर तैयार किया हुआ है, जिसमें उन्होंने माल न्यूट्रिशंस जो माल न्यूट्रिशन जो बच्चे होते हैं या जो निमोनिया से जो अफेक्टेड बच्चे होते हैं उनको ट्रीट करने का काम करते हैं। तो ये क्या हो, घर पर ही उनको कुपोषण और जो निमोनिया से जो बचाव होना चाहिए उसका ये ट्रीट करने का, हम उसको उसको मतलब बच्चों बच्चों तक पहुंचाने का काम ये कर रहे हैं। ये इतना ज़्यादा फेमस अप्रोच है कि इसको बहुत सारे अफ्रीकन कंट्रीज की गवर्नमेंट ने भी एक्सेप्ट किया है, साथ में अपने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी इसको अडॉप्ट किया है, ठीक है। तो ये केस स्टडी आपको याद रहना चाहिए, नाम हमेशा से याद रखिएगा, अभय बंग सर्च एनजीओ, ठीक है। अच्छा और कुछ पॉइंट है इंपॉर्टेंस में, देखिए द फोकस ऑन कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोवाइडिंग स्किल्स, देखिए कुछ जैसे रोशनी नाम की एनजीओ है, ये स्किल्स प्रोवाइड करती है, कैपेसिटी बिल्डिंग कर रही है, ताकि आदमी लोगों को, अगर बच्चों को अगर ये सिखा दिया जाए कि किस तरीके से स्किल आपका तैयार हो जाएगा तो आप कहीं पे इंडस्ट्री में काम कर सकते हैं, तो उस चीज में क्या होगा, तो फायदा होगा ना। देखिए हमेशा कहा जाता है ना, मछली पकड़ के देने से अच्छा है कि सिखाओ कि मछली पकड़ा कैसे जाता है। तो यही काम रोशनी एनजीओ कर रही है, वो कैपेसिटी बिल्डिंग का काम, ठीक है, समझ गए। तो ये कैपेसिटी बिल्डिंग का काम कौन कर रहा है, रोशनी एनजीओ, ठीक है, प्रोवाइडिंग स्किल्स, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इट प्रोवाइड्स पॉलिसी इनपुट्स थ्रू देयर रिसर्च एंड एक्सपर्टीज, कुछ ऐसे रिसर्च हैं, कुछ ऐसे एक्सपर्ट लोग हैं उनके पास जिसके थ्रू ये पॉलिसी जो है वो इनपुट भी देते हैं, ठीक है। पॉलिसी इनपुट भी प्रोवाइड करते हैं, जैसे एनजीओ प्रथम है, आपने एसर रिपोर्ट का नाम सुना होगा, है ना। एसर रिपोर्ट क्या होता है, एसर रिपोर्ट जरा बताइए, और ऐसे रिपोर्ट कौन सी एनजीओ निकालती है, जरा कमेंट बॉक्स में लिखिए। तो ये एनजीओ प्रथम जो है उसी टाइप का एक क्या कहते हैं एनजीओ है जो आपकी पॉलिसी इनपुट देने का काम करती है, ठीक है। इसके साथ ही आप देखिए तो इट गिव्स वॉइस टू द वॉइसलेस, कुछ ऐसे एनजीओ होते हैं जो वॉइसलेस को वॉइस देने का काम करते हैं, जिसकी समाज में कोई पहचान नहीं है, जिसको समाज में लोग सुनने से मतलब कतरा रहे हैं, उनको भी समाज में जो एक आवाज देने का काम कौन कर रहा है, ये कुछ एनजीओ, जैसे बचपन बचाओ एनजीओ है, कैलाश सत्यार्थी जी का, ये तो नोबेल प्राइज भी इनको मिला हुआ है। किसके साथ मिला था इनको नोबेल प्राइज, मलाला यूसुफजई, कहाँ की हैं ये, पाकिस्तान की, ठीक है। तो उनको शांति का नोबेल मिला हुआ था, कैलाश सत्यार्थी को और मलाला यूसुफजई को। ये कौन से ईयर में मिला था, ये मुझे बताइए तो, 2000 कितना में मिला था, कमेंट बॉक्स में लिखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। लीडिंग टू पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी,
देखिए, पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी का मतलब होता है कि ऐसा डेमोक्रेसी जिसमें सब पार्टिसिपेट करें। अब जब एनजीओ कुछ काम कर रही है जिससे लोगों को ये पता चल रहा है कि आपके पॉलिसी क्या है, आपके आप एनजीओ के थ्रू ये भी पता चल रहा है कि कौन से स्किल सीखने चाहिए, लोगों में अवेयरनेस आ रही है, तो यहाँ से क्या होगा, डेमोक्रेसी में पार्टिसिपेशन ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा, ठीक है। तो ये पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी को भी प्रमोट करती है। और क्या है, इट गिव एक्सपर्ट एडवाइस। हाँ, देखिए कुछ ऐसे एनजीओ हैं जो एडवाइस देते हैं, एक्सपर्ट लोग होते हैं उनके पास में वो एडवाइस देते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि एसर की रिपोर्ट आती है, तो इसमें क्या होता है, जो भी एनजीओ है वो एनजीओ स्कूल स्कूल में जाकर के बच्चों का टेस्ट करती है, मैथ्स का, इंग्लिश का, है ना। तो कक्षा 1 से लेकर के 5 तक का। तो अब क्या है, एक्सपर्ट लोग देखते हैं कितना पढ़ने आता है, कितना नहीं पढ़ने आता है, किसको कितना नॉलेज है, तो उस बेस पे वो लोग एक एसर का रिपोर्ट निकालती है। तो वैसा ही एक्सपर्ट जो है अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट फील्ड में भी जाती हैं, एजुकेशन में जा सकती हैं, हेल्थ में जा सकते हैं, है ना। आप देखिएगा तो सर्वे वगैरह करवाते रहते हैं लोग, फैमिली फैमिली लेवल पे भी, कि कौन से लोग जो है वो परिवार नियोजन का मुद्दा आता है, तो उसके ऊपर भी एनजीओ है जो लोग, ये लोग मतलब उसके ऊपर मतलब सर्वे करवाते हैं और फिर उसका रिपोर्ट प्रकाशित करते हैं, और इससे सरकार को भी फायदा होती है, ठीक है। सरकार भी समझ पाता है कि कितना ज़्यादा हमको और ज़्यादा मतलब उस एरिया में आगे बढ़ने की ज़रूरत है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कम इन एक्सट्रीम सिचुएशन, एक्सट्रीम नहीं है, एक्सट्रीम है। कम इन कम इन एक्सट्रीम सिचुएशन टू हेल्प, हाँ, वल्नरेबल्स। जैसे देखिए कोई ऐसा सिचुएशन हो गया है जहाँ पे इजीली वल्नरेबल पीपल का संख्या बढ़ गया है। जैसे मान लीजिए कोरोना का टाइम था, वहाँ पे हेल्प प्रदान करने का काम किया था। बहुत सारे एनजीओ सामने आए थे जिन्होंने लोगों को हेल्प दिया था, किसी भी तरीके के हेल्प, चाहे वो फूड दे रहे हों, चाहे वो क्लोथ दे रहे हों, कई तो सिर्फ मास्क बांट रहे थे, सैनिटरी नैपकिन्स बांट रहे थे, जो चीजें डेली नीड्स की हैं वो चीजें बांट रहे हैं। कोई है जो कुछ बांट नहीं रहा है, लेकिन अगर आपको कुछ चाहिए तो आपको खरीद के ला के दे रहा है, ऐसा भी था, लोग सब ऐसा भी एनजीओ था, ठीक है। तो इस तरीके का जो है पीपल के हेल्प करने के लिए एक्सट्रीम सिचुएशन में भी जो है वो लोग काम में आते हैं। जैसे आपने देखे भूकंप हो गया था अभी कुछ दिन पहले नेपाल में हुआ था, फिर टर्की वगैरह में, तो वहाँ पे भी आप देखिएगा एनजीओ वगैरह लोग बहुत, जब भी एक्सट्रीम सिचुएशन होता है तो एनजीओ वहाँ पे खुल के सामने आती है, ठीक है। आपको याद होगा एक मुद्दा आया था, रोहिंग्या का मुद्दा। वहाँ पे पेपर में बहुत चला था उस टाइम पे कि रोहिंग्या के मुद्दा में, रोहिंग्या जो लोग हैं वहाँ पे बांग्लादेश से जो भाषण चारा आइलैंड पे ले जाने वाले लोग हैं, उनको पैसेंजर आइलैंड पे उनको खिलाने का काम जो सिख कम्युनिटी है जो वो लोग कर रहे थे, वो खिलाते थे वो लोग डेली। वैसे भी सिख कम्युनिटी में आप देखिएगा कि कोई ट्रेन होगी जो किसी क्या कहते हैं, नांदेड़ वगैरह जो जाती है ना, जो मतलब उन लोगों का जो रिलीजियस प्लेसेस है, तो उसमें वो लोग फ्री में भोजन करवाते हैं। आपको पसंद, आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप कभी दिल्ली स्टेशन आइएगा, वहाँ से सचखंड एक्सप्रेस जाती है और उसमें आप चढ़िएगा तो आपको पता चलेगा, मनमाड़ पहुँचते पहुँचते आपको खाना मिलेगा वहाँ पे। तो ये लोग ऐसा, मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि ये एनजीओ है, ये लोग जो है एक्सट्रीम सिचुएशन में भी करती है और कुछ आप देखिएगा कि रिलीजन के हिसाब से भी करती है। तो ये सब एनजीओ जो है हर तरीके से लोगों को हेल्प करने का काम करती है, ठीक है। तो ये सब पॉइंट आप अपने दिमाग में रखिएगा, इसको लिख लीजिएगा और इसको आप बार बार पढ़िएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो है कुछ रोल है इसके। देखिए मैंने आपको पहले ही बताया था, अभी मैं फिर से बता देता हूँ कि कुछ रोल इसके डिसाइडेड हैं। जैसे सर्विस प्रोविजन, मैंने कहा कुछ सर्विस प्रोवाइड करती है। जैसे मान लीजिए कोई एक ऐसा, जैसे नियोनेटल केयर वाला मैंने बताया अभी, अभय बंग वाला, तो उन्होंने सर्विस प्रोवाइड किया है ना, वैसा ही और सर्विस हो सकता है। और क्या हो सकता है, एडवोकेसी एंड एजुकेशन। कुछ ऐसे होते हैं जो एडल्ट एजुकेशन होते हैं। एडवोकेसी का मतलब होता है कि उसको मतलब किसी तरीके से सहायता प्रदान कर रहे हैं, ठीक है। चाहे मान लीजिए लीगल सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं उसको, तो वैसा भी एनजीओ है, ठीक है। और क्या, फैसिलिटेशन एंड कैपेसिटी बिल्डिंग। देखिए कुछ कैपेसिटी बिल्डिंग का कभी कभी काम करते हैं, जैसे मैंने अब किसका नाम बताया था, रोशनी एनजीओ का नाम बताया था, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग देखिएगा कि एनजीओ का जो है मुख्यतः 3 रोल है, या तो सर्विस प्रोवाइड करेगी, या तो एजुकेशन या एडवोकेसी करेगी, या तो फैसिलिटेशन या फिर कैपेसिटी बिल्डिंग करेगी, ठीक है। समझ गए होइएगा। चलें आगे, पढ़ें आगे, देखिए आगे एडवांटेज क्या है इसके, कुछ ऐसे मतलब प्लस पॉइंट्स जो होते हैं, ये क्या है, कौन कौन से प्लस पॉइंट हैं इसमें, मतलब एनजीओ में। देखिए पहला ये है कि ये सेल्फ गवर्न होता है, इसीलिए रूल बहुत कम होता है, लेस रूल बाउंड, ज्यादा कागजात वाला झमेला नहीं है इसमें, खुद से इसको गवर्न करना है तो सही से कर सकते हैं। देखिए इसमें बिगड़ने का भी चांस बहुत ज्यादा होता है, ठीक है, लेकिन सेल्फ गवर्न है तो इसीलिए रूल बाउंड भी कम है, ठीक है। पहला स्मॉल एंड फ्लेक्सिबल, छोटा छोटा समूह होता है तो इसीलिए फ्लेक्सिबल होता है, कहीं पे भी किसी भी जगह पे ये
पहुंच सकता है ना? समझ गए इस चीज को? एक्सपर्ट्स एंड स्पेशलाइजेशन, यहाँ पे एक्सपर्ट भी होते हैं, स्पेशलाइज्ड पीपल भी होते हैं। आप देखिएगा कुछ एनजीओ हैं जो समय समय पे जो है वो आप देखिएगा कि टेंट वगैरह लगा करके जो है शिविर लगाती है, कैंप लगाती है ना? और देखिएगा फ्री में आई चेक हो रहा है, फ्री में दांत का चेकअप हो रहा है। अब डॉक्टर स्पेशलाइज्ड डॉक्टर बुला के लेके आते हैं, आप देखिएगा इस चीज को गौर की। तो एनजीओ वगैरह सब काम करवाती रहती हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ब्लड डोनेशन कैंप भी देखिए एनजीओ के थ्रू होता है कई सारे, है ना? चलिए, हाई कमिटमेंट, देखिए कमिटमेंट इनका हाई होता है। मतलब कोई अगर एनजीओ शुरू कर रहा है तो उसका देखिए कमिटमेंट कितना हाई होगा कि वो अपने लिए नहीं कर रहा है, लोगों की भलाई के लिए कर रहा है, समाज सेवा, यही पर्पस है उसका। तो कमिटमेंट यहाँ पे हाई होता है। ठीक है, और क्या, कैन एक्सपेरिमेंट फ्रीली, यहाँ पे कुछ एक्सपेरिमेंट जो फ्रीली किया जा सकता है। मतलब ऐसा कुछ चीज है जिसमें लोगों को डाउट है कि अगर करेंगे तो गलत भी हो सकता है इसका रिजल्ट, और सही भी हो सकता है। तो सरकार तो उस पे जल्दी मतलब फोकस नहीं करती है ना, और कि कुछ गलत हो जाएगा तो नाम खराब होगा, वोट खराब होगा, ऊपर से सरकार सत्ता भी जाएगी। तो यहाँ पे छोटे लेवल पे जो है ये एनजीओ वगैरह ऐसा एक्सपेरिमेंट वगैरह कर लेती है कई बार। ठीक है, जिससे मतलब सोशल एक्सपेरिमेंट जिसको बोलते हैं वो सब भी कर सकती है। जैसे हम अगर कुछ पॉजिटिव आएगा तो फिर सरकार भी उसको अपनाए। जैसे अभय बंग वाला, ये देखिए एक ये मतलब एक प्रयोग ही था, अभी फ्रूटफुल हो गया तो अफ्रीका की गवर्नमेंट भी आ रही है इसको अडॉप्ट करने के लिए। इंडिया का गवर्नमेंट ने तो अडॉप्ट कर ही लिया था, है ना? तो इस तरीके से जो है छोटे छोटे लेवल पे एक्सपेरिमेंट भी ये लोग करती है, सोशल एक्सपेरिमेंट है। तो क्विक डिसीजन मेकिंग, देखिए ज़्यादा देखिए पेपर वर्क ज़्यादा नहीं है, ज़्यादा रूल बाउंड नहीं है, तो क्या होगा, डिसीजन भी क्विक होगा। सेल्फ गवर्न है तो डिसीजन मेकिंग भी जो है वो बहुत क्विक हो जाता है। ठीक है, और आगे क्या है, इजीली एक्सेसिबल एंड एक्सेप्टेबल बाय द पीपल, हाँ पीपल को बहुत जल्दी एक्सेस हो जाता है, चीज जल्दी मिल जाता है, और वो जल्दी लोग इसको मतलब एक्सेप्ट भी कर लेते हैं, क्योंकि इसमें ज़्यादा कागजी कार्रवाई वाला नहीं है, और ये भी डर नहीं है कि जेल में डाल देगी पुलिस, है ना? मतलब ऐसा कुछ गलत कीजिएगा तो हो जाइएगा, लेकिन फिर भी मतलब डर का जो सीन है वो एनजीओ के सेंस में थोड़ा कम है लोगों का। मतलब वो कहता है कि एनजीओ दे रही है मतलब एक समाज सेवा है, तो इस सेंस में लोगों तक ये बहुत आसानी से पहुंच जाता है। ठीक है, तो ये भी इसका एक एडवांटेज है। और क्या है, ट्रस्ट बिल्डिंग जो प्रोसेस है इसमें ये बहुत हेल्पफुल होता है। ठीक है जो एनजीओ है लोगों को ट्रस्ट बना, जैसे आप देखिएगा, जैसे मैं एक सेवा संस्थान है, जैसे नारायण सेवा संस्थान है। अब नारायण सेवा संस्थान क्या करती है, आपने देखा है कई बार वो मैंने देखा था एक बार को ट्रॉली बांट रही थी, जो दिव्यांगजन लोग होते हैं, ट्रॉली बांटा। अब लोगों का ट्रस्ट बन गया है वहाँ पे, समझ रहे हैं इस चीज़ को, कि वो संस्थान फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो ट्रॉली दे रही थी। तो ऐसा बहुत सारा एनजीओ है जो इस तरीके के काम करते हैं, तो लोगों का ट्रस्ट उसमें बन जाता है। ठीक है, तो ये हेल्पफुल होता है ट्रस्ट बिल्डिंग प्रोसेस में भी। ठीक है, बढ़े आगे, चलिए देखिए कुछ ऐसे एग्जाम्पल आप याद कर दीजिएगा जो अलग अलग डिपार्टमेंट से रिलेटेड है। जैसे एनिमल केयर से पेटा है, पेटा, पेटा का फुल फॉर्म लिखे तो कमेंट बॉक्स में, पेटा, बहुत ऐड देखते हैं, है ना? पेटा का आता रहता है ऐड। चलिए, तो इसका एनिमल केयर के लिए पेटा एक एनजीओ है, वर्ल्ड लेवल का है ये। ठीक है, उसी तरीके से एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन के लिए ये सब वर्ल्ड लेवल एनजीओ है, यूएनईपी, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम है, आईयूसीएन है ना? डब्ल्यूडब्ल्यूएफ है। ठीक है, पानी फाउंडेशन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पानी फाउंडेशन है ना, इंपॉर्टेंट है ये भी, पानी फाउंडेशन। ठीक है, और क्या है, एनजीओ इन कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन, कुछ कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन के लिए एनजीओ बनाई गई है। जैसे न्याय ज्योति नाम का एक एनजीओ है जो इन कॉन्फ्लिक्ट का को कम करने का, कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूट करने का, मतलब जो झगड़ा वगैरह हो जाता है उसको सुलझाने का काम करती है। ठीक है, और क्या है, एनजीओ इन गुड गवर्नेंस, कुछ ऐसे एनजीओ हैं जो गुड गवर्नेंस में काम करते हैं। जैसे एमकेएसएस की मैंने चर्चा भी की थी, मजदूर किसान शक्ति संगठन, ये भी एक एनजीओ है। तो ये लोग क्या करते हैं, गवर्नेंस को अच्छा करने का काम करते हैं। ठीक है, एक फार्मर के लेवल पे, किसान के लेवल पे। ठीक है, आ गया समझ? तो ये सब चार पांच जो है पॉइंट, उसको भी आप लिख लीजिए ताकि आपको कुछ एनजीओ के नाम रटे हो। ठीक है, चलिए कुछ इश्यूज हैं इनको लेकर के, एनजीओ के लेकर के, उसके बारे में थोड़ा चर्चा करते हैं। देखिए आईबी की रिपोर्ट है, ठीक है, आईबी की जो रिपोर्ट है वो क्या कहती है कि सम एनजीओ वर्क्स विथ नैरो पर्सपेक्टिव दैट इज अगेंस्ट इंडिया। ठीक है, मतलब क्या हुआ कि जो इंटेलिजेंस ब्यूरो है उनका रिपोर्ट क्या कहता है कि कुछ ऐसे एनजीओ हैं जो नैरो पर्सपेक्टिव से काम करती है, इन अगेंस्ट इंडिया काम कर रही है। ठीक है, तो उसमें उन्होंने क्या कहा कि इससे 2 से 3% का जीडीपी लॉस हो जाता है। ठीक है, जो लोग इंडिया के अगेंस्ट में काम कर रहे हैं, एनजीओ चला रहे हैं लेकिन इंडिया के अगेंस्ट में काम कर रहे हैं। ठीक है, तो उससे भारत का जीडीपी का 2 से 3% नाश हो जाता है। ठीक है, भारत को लॉस सहना पड़ता है 2 से 3% जीडीपी का। ठीक है, तो नैरो पर्सपेक्टिव का मतलब क्या हो गया,
पर्सनल गेन के लिए देश का हानि करना, ठीक है, यही हो गया नैरो पर्सपेक्टिव एक तरीके से। चलिए आगे क्या है, ओनली 10% ऑफ देम फाइल ITR। देखिए कुछ ऐसे एनजीओ हैं जो पैसा तो उनको मिलता है कहीं से, मतलब डोनेशन के रूप में चाहे जैसे भी, लेकिन वो इनकम टैक्स रिटर्न जो है वो भरते नहीं। ऐसे ओनली 10% एनजीओ हैं जो इनकम टैक्स रिटर्न जो है वो फाइल करते हैं, ठीक है। आपने देखा होगा थोड़े दिन पहले न्यूज भी आई थी कि बहुत सारे एनजीओ को जो है मोदी गवर्नमेंट ने इलीगल कर दिया था और उसका लाइसेंस को रद्द कर दिया था, ठीक है। समझ रहे हैं इस चीज को। तो ये क्यों हो रहा है, क्योंकि ITR आप फाइन नहीं कर रहे हैं, जो भी पैसा आपको मिल रहा है वो आप इधर उधर में दबा ले रहे हैं, ठीक है। और क्या है, पुअर इंटरनल गवर्नमेंट। अब देखिए, अब मैंने आपको कहा था पहले ही कि जैसे ही जो जो खुद की सेल्फ गवर्नमेंट है ना, तो वहाँ पे तो इंटरनल गवर्नमेंट पुअर होगा ही, ठीक है। कुछ ऐसे हैं जहाँ पे अच्छा इंटरनल गवर्नमेंट है, वो फिर अच्छा एनजीओ है, वो अच्छे लेवल पे एनजीओ है। लेकिन जो लो लेवल का एनजीओ है जिसका ज़्यादा नाम नहीं है और पैसा उसको मिल रहा है, वहाँ पर अब तो जनरली पुअर गवर्नमेंट ही होता है। अब समझिए ना कि सेल्फ गवर्न है तो थोड़ा सा तो दिक्कत वहाँ पे होगा ही, मतलब व्यक्ति सरकार का उसमें कुछ दखल अंदाजी नहीं है, ठीक है, तो ज़्यादा उस पर फोर्स नहीं है, ठीक है। इसीलिए वो इंटरनल गवर्नमेंट जो उनका जो है वो थोड़ा सा भाई भतीजाबाद वाला हो जाता है। आप जानते हैं पहचानते हैं तो वहाँ से बहाली वगैरह भी हो जाती है, ठीक है। तो ये चीज़ हो गया पुअर इंटरनल गवर्नमेंट, ठीक है। चलिए एक और देखते हैं इसमें कि सम एक्टिंग अगेंस्ट नेशनल इंटरेस्ट, ठीक है, फंडेड बाय इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस एंड वायलेट्स FCRA रेगुलेशन। देखिए FCRA का जो रेगुलेशन है, फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट, ठीक है। FCRA जो है वो कुछ रूल बना के रखी है, ठीक है। मतलब जो क्या कहते हैं, विदेशी लोग हैं और भारत में आकर के कुछ भारत विरोधी कार्रवाई करते हैं, तो उस पे FCRA भी लागू होता है, ठीक है। तो जो फॉरेन से जो कुछ भी इंडिया में हो रहा है, फॉरेन के द्वारा जो कुछ भी फॉरेनर पीपल के द्वारा, ठीक है, उस पे FCRA जनरली लगता है। तो आप ये देखिए कुछ इंडिया के भी हैं, वो लोग बाहर जा करके बैठे हुए हैं, वहां से एनजीओ चला रहे हैं और FCRA के रेगुलेशन का उल्लंघन कर रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज भी देखी गई है, फंड भी उनको मिलता है। जैसे बहुत सारे ऐसे क्या कहते हैं एनजीओ है, ठीक है। समझ आए, अभी थोड़े दिन पहले जो है वो खालिस्तान से रिलेटेड कुछ एनजीओ था, उसको भी जो है सरकार ने बंद करने का काम किया है ना। तो 80% एनजीओ जो है दैट इज सिंगल मैन, दैट इज बोगस एनजीओ। 80%, आप देख रहे हैं कितनी बड़ी पॉपुलेशन है इसकी मतलब 80% जो संख्या है एनजीओ की वो सिंगल मैन है, इसमें एक ही व्यक्ति है, बोगस रूप से बना दिया गया कागज पे, ठीक है। ये सबको बैन किया गया थोड़े दिन पहले, ठीक है। और देखिए क्या है, involved in frivolous activities such as money laundering, terror financing, tax evasion, religious conversion। ये सब चीज भी कई एनजीओ करवाती है, ठीक है। जैसे मैंने अभी खालिस्तानी एक एनजीओ का नाम बोला, उसके अलावा कुछ ऐसे अलग अलग रिलीजन से रिलेटेड एनजीओ हैं जो रिलीजियस कन्वर्जन वगैरह करवाती है, ठीक है। तो ये सब चीज भी देखने को मिला है, टैक्स इवेजन, टेरर फाइनेंसिंग वगैरह वगैरह तो होता ही है। इस सब के बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे, ये सब चीज होता क्या है, जब हम लोग पढ़ेंगे इसके बारे में, इंटरनल सिक्योरिटी के बारे में, तो वहाँ पे थोड़ा क्लियर आपको इसका पर्सपेक्टिव हम देंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नो अकाउंटेबिलिटी फॉर द एक्शंस ऑफ द एनजीओ। देखिए कोई एनजीओ का अकाउंटेबिलिटी को फिक्स करने वाला नहीं है, मतलब अकाउंट एनजीओ क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, वो उसके अंदर जो है एनजीओ के मेंबर जो है वो लोग उसकी जिम्मेदारी नहीं ले रहे हैं। तो इस वजह से जो है वो एनजीओ जो है वो अपने रास्ते से पथभ्रष्ट हो रहा है, गलत काम कर रहा है, ठीक है। तो इसीलिए अकाउंटेबिलिटी अगर फिक्स नहीं होगा तो एनजीओ जो है वो सही रास्ते पे नहीं चलेगा। तो एक ये भी इसका इशू है, ठीक है। और क्या है, ओवरलैपिंग ऑफ द फंक्शंस विद रिस्पेक्ट टू, ये विथ रिस्पेक्ट टू है, ठीक है, ये विथ रिस्पेक्ट टू है। ओवरलैपिंग ऑफ द फंक्शंस विथ रिस्पेक्ट टू डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट, ठीक है। अब देखिए कुछ ऐसे फंक्शंस हैं जो डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट तो खुद कर रही है, लेकिन उसके साथ साथ ये लोग भी कर रहे हैं, एनजीओ भी कर रहे हैं, ठीक है। तो इससे क्या हो रहा है कि जो रिसोर्स है उसका ओवर यूज हो जाता है। जैसे सपोज मान लीजिए मैं कह रहा हूँ कि एक जैसे एनजीओ है जो बेरोजगार लड़कियों को सिलाई मशीन देने का काम कर रहे हैं, मान लीजिए मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ। अब सरकार भी जो है वो जो है वो सिलाई मशीन दे रही। अब एक ही व्यक्ति को दो दो सिलाई मशीन मिलेगा, जिससे क्या हो गया, रिसोर्स का ओवर यूज हो गया, जिसको मिलना था उसको नहीं मिला। तो इस तरीके से क्या हो रहा है कि ओवरलैपिंग ऑफ फंक्शन भी हो रहा है। तो ये भी इश्यू है, इसको भी ध्यान दिया जाना आवश्यक है। चलिए अगला जो है, कुछ ऐसे इश्यूज हैं जिसको एनजीओ के द्वारा फेस किया जाता है। इसमें तीन जो मेन इश्यू हैं वो है, जैसे अवेलेबिलिटी ऑफ द ह्यूमन रिसोर्स।
हमेशा ह्यूमन रिसोर्स का क्रंच होता है एनजीओ के पास में, ज़्यादा लोग नहीं होते हैं, क्योंकि देखिए सैलरी जनरली नहीं देते हैं ये लोग, अब देते भी तो पुअर सैलरी होती है, सबको तो बराबर इतना अच्छा सैलरी दे नहीं सकते हैं, ठीक है। इस वजह से इनके पास ह्यूमन रिसोर्स की कमी होती है। और क्या हो गया, अवेलेबिलिटी ऑफ द फंड्स, मैंने क्या कहा, फंड्स की कमी होती है, पैसे की कमी होती है। अब कुछ दान अगर कहीं से मिलेगा, डोनेशन अगर मिलता भी है, तो या तो काम होता है जो खाने वाला, अगर खाने वाला काम हो रहा है, कोई खा रहा है उसमें एनजीओ में बैठकर, तो जो बिग पोस्ट पे वही लोग खा जाते हैं जनरली, लोअर पोस्ट तक पैसा नहीं पहुंचता है, सीधी सी बात है। देखिए, सबसे पहली बात है, जिस चीज के लिए पैसा मिला वही चीज काम होना चाहिए, है ना। लेकिन इसमें गड़बड़ी होती है, तो फंड्स की भी कमी होती है, इस वजह से फंड्स की कमी होने की वजह से भी ह्यूमन रिसोर्स की कमी होती है, ये भी आप समझ लीजिए। अगला है कि ओवर रेगुलेशन बाय द गवर्नमेंट, कुछ ऐसे रेगुलेशन बना दिए गए हैं, कुछ हार्ड रेगुलेशन बना दिए गवर्नमेंट के द्वारा एनजीओ के लिए, तो उसके वजह से भी एनजीओ जो है वो इशू को फेस कर रहे हैं, कुछ उनको भी डिफिकल्टीज हो रही है। तो देखिए, मैं इसमें देखता हूँ कि जो ओवर रेगुलेशन बाय द गवर्नमेंट है, इसमें आता है एफसीआईडी का कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन अमेंडमेंट एक्ट आया था 2020 का, इसको जरा सा आप समझ लीजिए, ठीक है। देखिए, एफसीआरए कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन अमेंडमेंट एक्ट 2020, इसमें क्या क्या कहते हैं कि आधार कार्ड बेस्ड रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी फॉर ऑफिस बेयरर्स पर्सनल, जो भी पर्सनल है, जो भी कर्मचारी है, उनके लिए आधार कार्ड से आधार कार्ड पे आधारित बेस्ड, आधार कार्ड बेस्ड जो रजिस्ट्रेशन जो है वो मैंडेटरी है, ठीक है, ऑफिस के लिए, जो जहाँ पे ऑफिस एनजीओ है और ऑफिस चलवा रही है कोई, तो वहाँ पे आधार कार्ड से रजिस्ट्रेशन करना ही पड़ेगा, जो भी पर्सनल है उनका, ठीक है। एनजीओ एक्सेप्टिंग फंड फ्रॉम द फॉरेन मस्ट हैव अकाउंट इन एसबीआई न्यू दिल्ली ब्रांच, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे एग्जाम में पूछ लेगा कि अगर कोई एनजीओ फॉरेन से पैसा ले रही है, फॉरेन से फंड ले रही है, तो उसको कौन से अकाउंट में मतलब बैंक में अकाउंट होना जरूरी है, तो एसबीआई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के न्यू दिल्ली ब्रांच में अकाउंट होना जरूरी है, अगर कोई एनजीओ किसी फॉरेन कंट्री से पैसा एक्सेप्ट कर रही है, तो कहाँ पे, एसबीआई न्यू दिल्ली ब्रांच में होना ही चाहिए उसका अकाउंट, ठीक है। नॉट मोर देन 20% रिसोर्स इज यूटिलाइज फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस, अब देखिए 20% से ज्यादा पैसा, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस मतलब ये हो गया कि उस एनजीओ का जो भी एडमिनिस्ट्रेशन का काम है, उसमें उसके फंड का 20% से ज्यादा रिसोर्स जो है यूज नहीं होना चाहिए। अमूमन क्या करते हैं ना एनजीओ वाले से, ये दिखा देते थे कि 40% जो है वो एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस में खर्चा हो गया, तो इससे क्या हो जाएगा, खर्चा करेगा 10%, 30% मार लेगा बीच में, ठीक है। तो ये सब चीज को मतलब मैनेज करने के लिए सरकार ने क्या कर दिया है, कुछ रूल बना लिए हैं, तो उसमें से एक रूल ये भी है कि 20% से ज्यादा रिसोर्स जो है आप एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस में यूज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अगला देखते हैं, फॉरेन फंड्स ट्रांसफर टू एनी एनजीओ नॉट रजिस्टर्ड विद एफसीआरए इज नॉट अलाउड, देखिए कुछ ऐसे मतलब रूल है उसमें, उसमें क्या कहते हैं, कुछ ऐसे एनजीओ हैं जो रजिस्टर्ड नहीं है, तो मतलब नॉन रजिस्टर्ड जो एनजीओ है, जो एफसीआरए के साथ रजिस्टर्ड नहीं है, उनको फॉरेन फंड ट्रांसफर जो है वो अलाउ नहीं है, ठीक है। तो एक ये भी पॉइंट हो गया। अगला पॉइंट क्या कहते हैं कि रेगुलर रिन्यूअल ऑफ द सर्टिफिकेट इज मस्ट, मतलब जो भी सर्टिफिकेट उनको मिला है रजिस्ट्रेशन के बाद, उसका रेगुलर रिन्यूअल करना पड़ेगा। आपको पता है रिन्यूअल के टाइम पे चेकिंग वगैरह भी होता है उनका, इसीलिए उसका रेगुलर रिन्यूअल बहुत ज़्यादा जरूरी बना दिया गया है। और क्या है, अगला है कि पब्लिक सर्वेंट आर बैंड फ्रॉम रिसीविंग फॉरेन फंडिंग, हाँ, कोई पब्लिक सर्वेंट है, ठीक है, कोई भी पब्लिक सर्वेंट का मतलब क्या हो गया, जैसे कोई ऑफिसर वगैरह है, चाहे कोई इलेक्टेड मेंबर है, ठीक है, कोई भी पब्लिक सर्वेंट है, तो वो सबको फॉरेन फंडिंग नहीं ले सकता है, वो लोग, मतलब वो अगर एनजीओ बना देगा तो वो फॉरेन फंड नहीं ले सकता है, उनको बैन कर दिया गया है, ठीक है। गवर्नमेंट कैन रिफ्यूज टू गिव परमिशन इफ इट अफेक्ट पब्लिक इंटरेस्ट एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट, देखिए कुछ ऐसे एनजीओ हैं जो पब्लिक इंटरेस्ट और इकोनॉमिक इंटरेस्ट को जो है वो अफेक्ट कर रहे हैं, तो उसको जो है परमिशन गवर्नमेंट चाहे तो नहीं दे सकती है। अगर वो बोले कि गवर्नमेंट बोल दे कि परमिशन नहीं दिया जाए ऐसे को, जो पब्लिक इंटरेस्ट को या फिर किसी इकोनॉमिक इंटरेस्ट को, पब्लिक इकोनॉमिक इंटरेस्ट को अफेक्ट कर रही है, तो उसको परमिशन नहीं भी दे सकती है, ठीक है। पब्लिक इंटरेस्ट को आप समझ ही रहे हैं, मतलब जैसे पब्लिक इंटरेस्ट में क्या लिखेगा, कुछ भी, जैसे मान लीजिए एक व्यक्ति है, उसका पब्लिक इंटरेस्ट क्या होगा, उसका पब्लिक इंटरेस्ट होगा, जैसे मान लीजिए स्कूल में बहाली करना है, उसके बच्चे का भर्ती करवाना, बच्चे को एडमिशन करवाना है, अब वहाँ पे जो है
मतलब कोई एनजीओ है वो बोल दे कुछ नेगेटिव नेगेटिव कैंपेन कर दे उस स्कूल के बारे में, जो कि सच नहीं है, तो इफेक्ट इफेक्ट कर रहा है उसको, तो एक तरीके से वो भी ये जो है पब्लिक इंटरेस्ट को ये कर रहा है। चाहे मान लीजिए झूठ फूस का जो है फेक न्यूज़ फैला देना, ये भी पब्लिक इंटरेस्ट को ये हो रहा है। या फिर वो चिट फंड वगैरह जो होता है, जिसमें कहते हैं ना दिन दोगुना रात चौगुना पैसे बढ़ते हैं, है ना, डबल डबल, वो सब का जो सिस्टम लेके आता है इकोनॉमिक इंटरेस्ट को बढ़ाने के लिए, तो वो सब चीज़ भी अलाउ नहीं है। अगर आप ऐसा काम करते हैं एनजीओ बना करके, तो वो सबको परमिशन गवर्नमेंट नहीं देती है। ठीक है, देखिए आगे बढ़ते हैं। कुछ इश्यूज जो है जो एनजीओ ने रेज किए हैं, कि उनको ये इश्यूज जो है वो रेज किया है, मतलब गवर्नमेंट ने इतना ज्यादा कानून बना दिया है, उसके लिए एनजीओ ने भी कुछ इश्यूज को रेज किया है। वो क्या क्या है, जरा देखिए। एनजीओ क्या कहती है कि बहुत सारे ऐसे रूल हैं, द रूल्स आर ट्राइंग टू कर्ब देयर फ्रीडम एंड देयर वॉइसेस, मतलब एनजीओ एक बात कह रही है कि इतने ज्यादा रूल बना दिए हैं कि हमारे फ्रीडम को, हमारी स्वतंत्रता को और हमारी आवाज को जो है नियंत्रित करने का काम जो है किया जा रहा है, हमारे आवाज को दबाने का काम जो है वो किया जा रहा है रूल्स के द्वारा। दूसरा ये कह रहे हैं कि पब्लिक इंटरेस्ट एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट हैव वाइडर कोनोटेशन, सो एनीवन कैन बी रिफ्यूज्ड, मतलब ये जो पब्लिक इंटरेस्ट और जो इकोनॉमिक इंटरेस्ट का जो कंसेप्ट ये लोग दे रहे हैं, ये बहुत ही दायरा इसको बहुत ही बड़ा है। तो इस दायरे में ये क्या करते हैं, किसी को भी डाल करके जिसको बैन करना है, जिसको रिफ्यूज करना है, रिफ्यूज कर देते हैं गवर्नमेंट। ठीक है, तो ये भी उनका एक पॉइंट है एनजीओ का। एनजीओ कहती है कि जे इट लीडिंग टू ओवर रेगुलेशन एंड लॉट्स ऑफ द पेपर वर्क एंड द रूल्स, मतलब इसमें आजकल एनजीओ के बिहाफ पे बहुत सारे फ्रॉड वगैरह हुआ है, तो उसकी वजह से गवर्नमेंट ने क्या किया है कि पेपर वर्क और रूल्स जो है वो थोड़ा सा स्ट्रिक्ट कर दिए हैं, थोड़ा सा पेपर वर्क बढ़ा दिया। इसकी वजह से एनजीओ ये कह रही है कि ओवर रेगुलेशन आप हम पे कर रहे हैं। ठीक है, तो ये चीज ठीक नहीं है, ये ऐसा एनजीओ कह रही है। और एनजीओ कह रही है कि अकाउंट इन एसबीआई न्यू दिल्ली इज हैम्परिंग वर्क ऑफ एनजीओ ऑन द ग्राउंड, मतलब अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति एनजीओ बनाता है एर्नाकुलम में जाकर के, ठीक है, अब एर्नाकुलम जो साउथ का एक जगह है, अब एर्नाकुलम से न्यू दिल्ली बहुत दूर है। ठीक है, अब इतने दूर तक अगर कोई आदमी आता है, अकाउंट खुलवाएगा, फिर इसमें जो है वो सारा कुछ काम करेगा, तो इससे जो है उनका हैम्पर हो जाता है। मान लीजिए ठीक है ऑनलाइन होता है सर्विस, एक बार अकाउंट खुला सब कुछ ऑनलाइन होता है, लेकिन मान लीजिए कभी केवाईसी करना है, चाहे कभी कुछ पैसा फंस गया जिसमें बोला है कि आप अकाउंट में आकर के कीजिए, पासवर्ड सब भूल भाल गया, तो उसके लिए कई बार अकाउंट मतलब अकाउंट जहाँ पे है वहां जाना पड़ता है। तो इस सब केस में जो आप एर्नाकुलम से कोई व्यक्ति एक पासवर्ड चेंज कराने का फॉर्म भरने के लिए जाए वहां पे, तो इससे भी गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, तो इस चीज में कहा जाता है कि जो रिमोट एरिया है वहां से आप एसबीआई की न्यू दिल्ली ब्रांच में जाने में थोड़ा सा दिक्कत होगा, मतलब थोड़ा वर्क हैम्पर होता है। इस जहाँ पे एनजीओ है वहीं पे अगर बैंक होता तो इजी रहेगा, इनका कहना ये है। और क्या कहते हैं कि इट वुड इंक्रीज कंप्लायंस बर्डन, मतलब देखिए इससे क्या होगा, जितना ज्यादा आप एनजीओ को बैन करिएगा, एनजीओ को रिस्ट्रिक्ट करिएगा, तो इससे क्या होगा, आपके कंप्लायंस बर्डन बढ़ेंगे, मतलब पेंडेंसी ऑफ केसेस भी बढ़ जाते हैं सर। ठीक है, तो ये भी एक इनका मुद्दा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, समझ गए, बढ़े आगे। देखिए कुछ ऐसे मेजर्स हैं दैट नीड टू बी टेकन बाय द गवर्नमेंट, कुछ ऐसे मेजर्स हैं जो गवर्नमेंट को लेने की जरूरत है। ठीक है, और कुछ गवर्नमेंट ने लिए भी हैं, तो अभी जो हम लोग पढ़ेंगे कुछ जो मेजर्स गवर्नमेंट ने लिए हैं उसकी बात हम लोग करने वाले हैं। देखिए पहला गवर्नमेंट ने दर्पण पोर्टल बनाया है, दर्पण पोर्टल नाम का एक ये है वेबसाइट है, दर्पण पोर्टल, तो वो बनाया है। इसने इसने इससे क्या होता है कि इट एस्टेब्लिश लिंक बिटवीन द गवर्नमेंट एंड द एनजीओ, मतलब जो भी गवर्नमेंट है वो डिफरेंट डिफरेंट एनजीओ के साथ में टाई अप करके यहाँ से आप मतलब उस वेबसाइट पे जाकर के आप देख सकते हैं कि कौन से काम के लिए कौन सा एनजीओ है और वहां से आपको क्या बेनिफिट हो सकता है। ठीक है, वो चीज़ आप वहाँ पे दर्पण पोर्टल पे देख सकते हैं। अगला ये है कि ई संवाद पोर्टल बनाया है, ये भी पोर्टल है, यानी कि पोर्टल का मतलब समझ गए होंगे, वेबसाइट है। अभी एमएचसीडी है, एमएचसीडी का मतलब समझते हैं क्या होता है? एमएचसीडी का मतलब होता है मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। तो मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ने ई संवाद नाम का एक वेबसाइट बनाया है, एक पोर्टल बनाया है। वो भी जो है वो गवर्नमेंट एनजीओ को लोगों को के करीब लाने के लिए ऐसा काम किया है। ठीक है, और क्या है? एक है अक्षय पात्रा, अक्षय पात्रा नाम का भी एक क्या कहते हैं गवर्नमेंट ने स्टेप उठाया है, जिस मतलब ये मतलब जो मिड डे मील होता है ना, मिड डे मील, उसको मिड डे मील स्कीम को इजीली डिलीवर करने के लिए ये अक्षय पात्रा स्कीम जो है गवर्नमेंट ने ये चलाया हुआ है। ठीक है, अभियान। चलिए बढ़िया आगे, आप पढ़िएगा, उसमें खाना वाना बनता है अक्षय पात्रा वाले में, कई बार आप ऐड में भी देखिएगा। ठीक है, और जो खाना बनता है उसको स्कूल वगैरह में जो है वो
सर्व करे जाते हैं एनजीओ के थ्रू। ठीक है, ये सब एनजीओ के थ्रू हो रहा है। ठीक है, बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। सेटअप विजय कुमार कमेटी। विजय कुमार कमेटी को सरकार ने सेटअप किया। ठीक है, इसमें विजय कुमार कमेटी ने कुछ रिकमेंडेशन दिया था, उसके बारे में जरा सा देखते हैं। रिकमेंडेशन क्या दिया? इन्होंने कहा क्या कि मॉडर्नाइज द रजिस्ट्रेशन प्रोसेस ऑफ द एनजीओ। एनजीओ के रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को मॉडर्नाइज कीजिए। रिड्यूस द नीड ऑफ फिजिकल इंटरफेस बिटवीन एनजीओ एंड पब्लिक ऑफिसर। मतलब जो फिजिकल इंटरफेस है एनजीओ का और पब्लिक ऑफिसर का, उसको रिड्यूस कीजिए, थोड़ा सा ऑनलाइन में बढ़िए आगे। ठीक है, बार बार में ऑफिस में मत बुलाइए उनको, ऐसा कहना है इनको। इंश्योर सीमलेस ऑपरेशन ऑफ द प्रोविजंस ऑफ द आईटी एक्ट एंड एफसीआरए। जो भी इनकम टैक्स एक्ट है और जो भी फॉरेन कंट्री क्या कहते हैं फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट है, उससे उनकी जो भी प्रोविजंस हैं उसको इंश्योर कीजिए, और उससे सीमलेस ऑपरेशन जो है ना उसका, उसको इंश्योर करने का काम कीजिए। ठीक है, मतलब जो भी मतलब आईटी एक्ट और एफसीआरए का जो भी प्रोविजन है उसको इजी करिए, कहने का मतलब ये है, उसको इजी कीजिए, उसको फर्म रखिए, बार बार चेंज मत कीजिए, इंश्योर करके रखिए। और क्या कहा उन्होंने? और कहा कि 3 टायर मॉनिटरिंग सिस्टम फॉर एनजीओ रिसीविंग फंड्स फ्रॉम गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट से कोई एनजीओ फंड रिसीव कर रही है तो उसके लिए 3 चरणों का मॉनिटरिंग सिस्टम होना चाहिए। 3 चरणों का मॉनिटरिंग सिस्टम मतलब लोकल लेवल पे, स्टेट लेवल पे और सेंट्रल लेवल पे। ठीक है, समझ गए इस चीज को? लोकल लेवल पे, स्टेट लेवल पे और सेंट्रल लेवल पे। ठीक है, बढ़े आगे, चलिए। और क्या है इसमें? और भी जो क्या कहते हैं मेजर्स जो गवर्नमेंट ने लिए हैं, एक एनपीवीएस नाम की जो चीज है वो बनाई है। क्या है एनपीवीएस? कौन सी चीज है? देखिए, ये है नेशनल पॉलिसी इन वॉलंटरी सेक्टर। नेशनल पॉलिसी इन वॉलंटरी, 2007 का है ये। ठीक है, ये ये एनपीवीएस क्या कहती है कि इट नीड टू स्ट्रेंथन द वॉलंटरी सेक्टर। कुछ भी ऐसे वॉलंटरी चीजें हैं जो इच्छा के हिसाब से किए जा सकते हैं, ठीक है, उनको भी मजबूत करने का काम एनपीवीएस के थ्रू हुआ है। मतलब यह कि सरकार जो है एनजीओ के रेगुलेशन के लिए एनपीवीएस भी बना के रखी हुई है। ठीक है, समझ गए इस चीज को? बढ़िया, आगे चलिए। आगे देखते हैं कि गवर्नमेंट और क्या कर सकती है। ठीक है, व्हाट गवर्नमेंट शुड डू। गवर्नमेंट को और क्या करना चाहिए? गवर्नमेंट शुड नॉट पेंट ऑल एनजीओ विथ सेम कलर्स। मतलब सारे एनजीओ एक ही जैसे हैं, ऐसा गवर्नमेंट को नहीं बोलना चाहिए। अब जैसे पीएफआई का एक मुद्दा आया था अभी थोड़े दिन, तो पीएफआई को सरकार बैन करना चाह रही थी, लेकिन अब देखिए इसके इसके साथ जो है कुछ ऐसे एनजीओ भी हैं जो इस्लामिक एनजीओ हैं। ठीक है, लेकिन अब सरकार चाह रही है कि ऐसे एनजीओ जो जो देश के इंटरनल सिक्योरिटी को अफेक्ट कर रही है उसको बैन किया जाए। अब देखिए पीएफआई के साथ साथ वो सारे जो थोड़ा सा मुस्लिम इफेक्टेड है उसको उसको आप बैन नहीं कर सकते हैं ना। मतलब समझ रहे हैं? मैं ये कह रहा हूँ कि सबको एक चादर में मत रखिए। सबको जिस अगर कोई गलत कर रहा है तो उसको बैन कीजिए। वो हिंदू का, मुसलमान का, वो सिख का, ईसाई का, इसमें कोई मतलब नहीं है। अगर एनजीओ कुछ गलत कर रहा है तो उसको बैन करना जरूरी है। ठीक है, तो सारे एनजीओ को एक ही पेंट में जो है नहीं नहीं रंगना है। समझ गए इस चीज को? आगे बढ़ते हैं आगे। चलिए आगे देखते हैं। जो सॉरी इस एक पॉइंट और था इसमें कि एनजीओ इज इंपॉर्टेंट पिलर फॉर द डेवलपमेंट पिलर ऑफ डेवलपमेंट। ठीक है, एनजीओ क्या है कि एक इंपॉर्टेंट पिलर ऑफ डेवलपमेंट है, पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी का। ठीक है, एज वेल एज पार्टिसिपेटरी गवर्नमेंट का भी। ठीक है, इंस्टीड ऑफ इंक्लूडिंग इनटू द कॉन्फ्लिक्ट यूज द एनजीओ वेयर दे हैव एक्सपर्टीज। मतलब कुछ ऐसे एनजीओ हैं जिनके पास कुछ एक्सपर्टीज है, तो उनको पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी और ये पार्टिसिपेटरी जो गवर्नमेंट है इसमें ये लोग क्या है, ये लोग एक्सपर्टीज हैं इनको। ठीक है, तो इसकी वजह से जो है आप क्या कीजिए, इसको इसको कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन में जो है सो ज्यादा मत घुसाइए। इनका जो एक्सपर्टीज है उसमें इसको डाल के रखिए। कहने का मतलब ये है। आप इस सब पॉइंट को लिख लीजिएगा, 2 बार 4 बार पढ़िएगा, सब याद हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सजेशन क्या है? सजेशन जो वे फॉरवर्ड है वो क्या है, जरा देखिए। सजेशन पहला है कि सेटअप द नेशनल एक्रीडेशन काउंसिल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से रखिए, इसको ध्यान से रखिए, इसको ध्यान में रखिएगा। देखिए क्या कहता है, नेशनल एक्रीडेशन काउंसिल का स्थापना कीजिए। ठीक है, जिससे कि क्या होगा, जो बोगस और जो रियल एनजीओ है उसका आइडेंटिफिकेशन हो पाएगा। पहला चीज ये। दूसरा कि ऑल द एनजीओ शुड बी ब्रॉट अंडर द आरटीआई। आरटीआई के अंदर सबको लेके आइए। ठीक है, तो इसमें क्या हो गया कि कहते हैं कि ओनली 1 करोड़ फंड रिसीविंग इन अंडर आरटीआई। मतलब समझ रहे हैं कि 1 करोड़ फंड जो है वही रिसीव किया जाए मात्र। कितना होगा करोड़ में आता है, लेकिन होता है 1 ही करोड़ का है। ठीक है, समझ गए? आरटीआई के अंदर सिर्फ इतना ही पता चला है कि 1 ही करोड़ फंड जो है वो रिसीव होता है। समझ रहे हैं? आता तो अरबों खरबों में है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नीड टू अपडेट एनपीवीएस। एनपीवीएस शुड बी सीन एज पार्टनर टू
इम्प्लीमेंट द पॉलिसी। जहाँ एनपीवीएस जो मैंने आपको बताया था 10वीं पॉलिसी इनवॉलंटरी सेक्टर 2007 वाला, इसको थोड़ा सा अपडेट कीजिए, ऐसा कहा, क्योंकि ये इसको जो है वो क्या कहते हैं, पॉलिसी के इम्प्लीमेंटेशन में एक पार्टनर के रूप में यूज कीजिए। और क्या है कि एनजीओ इंटरनल प्रोसेस मस्ट बी बेस्ड ऑन द सर्टेन नॉर्म्स एंड रेगुलेशन। कुछ उसका इंटरनल प्रोसेस बना दीजिए, कुछ इंटरनल प्रोसेस बना दीजिए, जिससे एनजीओ क्या करेगा, एनजीओ क्या करेगा, जो है क्राइटेरिया और जो उसका नॉर्म जो है वो फिक्स कर दीजिए, उसका जो रेगुलेशन उसको फिक्स कर दीजिए, ठीक है। उससे क्या होगा, इंटरनल प्रोसेस उसका थोड़ा सा इजी हो जाएगा और डेमोक्रेसी ओरिएंटेड हो जाएगा, कहने का मतलब ये है, ठीक है। ये समझ गए। आगे बढ़े। नीड टू हैव लेस रेगुलेशन, इजी कंप्लाइंस। मतलब क्या हो गया कि लेस रेगुलेशन बनाइए, मतलब ज्यादा रूल रेगुलेशन मत रखिए, और कंप्लाइंस भी इजी कीजिए। मतलब जो गोल है एडमिनिस्ट्रेशन का चाहे और एनजीओ का, वो सेम है, ठीक है, बट उसका मीन्स क्या है, डिफरेंट है, ठीक है। दोनों को जो है समाज सेवा करना है, लेकिन दोनों का प्रोसेस अलग अलग है, ठीक है। तो इसीलिए इजी कंप्लाइंस होना यहाँ पे जरूरी है। समझ गए इस चीज को। तो ये सब मुद्दा आपको समझ में आ गया होगा। देखिए, जितना कुछ भी मैंने कहा, जो आपको समझ में आया वो तो वेल एंड गुड है, जो नहीं समझ में आया कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, मैं उसको फिर बता दूंगा आपको पर्सनली, आपको टारगेट करके मैं मैसेज कर दूंगा, मतलब कमेंट कर दूंगा, आपको समझ में आ जाएगा। और क्या है कि एक चीज को ध्यान रखिए, जो चीज मैंने पढ़ाया है समझ में आया या नहीं आया, लिख जरूर लीजिएगा, 4 बार पढ़िएगा, खुद ही समझ में आ जाएगा, ठीक है। बात समझ में आई? नहीं आया तो मैं हूँ यहाँ पे, आप लिखिए, मैं बताऊंगा। तो अगर ये वीडियोज आपको अच्छा लग रहा है, ये सीरीज आपको अच्छा लग रहा है, तो प्लीज लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और ये जो स्कैन का जो देख रहे हैं एक स्कैनर, इसको स्कैन करके आप टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। आपको ईजी होगा वीडियो को खोज पाने में, ठीक है। बार बार जो है यूट्यूब चैनल पे जाना नहीं हो पाएगा, मतलब जरूरी नहीं होगा अगर अगर आप इसमें ज्वाइन हो जाते तो। और नहीं, यूट्यूब चैनल है, ठीक है, जरूरी नहीं है इसको ज्वाइन करना, करिएगा तो थोड़ा बड़ा नोट्स भी मिल जाएगा, ठीक है। ओके, तो आज के लिए इतना ही। टेक केयर, बाय, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर द फ्यूचर, बाय।